सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बाढ़ की भयावहता वहां के लोग बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आपने कहा कि दहशत का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां के लोग इस वक्त क्या इस बात पर चर्चा कर रहे हैं? हालांकि टू अर्ली टू से, लेकिन क्या इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज वो किसके लालच की कीमत चुका रहे हैं? अपनों को अगर खोया है तो किसका लालच था जिसकी कीमत चुकाने के लिए एक आम नेपाल वासी आज अपनों को खो चुका है? बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्णिमा, देखिए अगर हम बात करें तो जहां पर तबाही का मंजर है, देखिए वो तो अभी अपनों को तलाश रहे हैं, अपने घर को दोबारा सजाने और संवारने की कोशिश कर रहे हैं और परिवार को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग लापता हो गए हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कंट्रोल रूम में फोन कर रहा है तो कोई कमांड सेंटर और कंट्रोल रूम में जाकर पता कर रहा है। तो ये हालात अभी निचले इलाकों में है, लेकिन काठमांडू के आसपास की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये बातें चल रही हैं, चाहे वो चाय की दुकान हो या फिर नॉर्मल कोई शॉप हो या फिर कोई कैफे हो। लोग अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या और क्यों हुआ और नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी आई कैसे। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देखिए लोग बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखिए ग्राउंड जीरो के हालात बहुत अच्छे नहीं है। और देखिए इस वक्त मैं काठमांडू में हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौसम एक बार दोबारा खराब हो चुका है और इस वक्त दोबारा बारिश हो रही शुरू हो गई है। आसमान में घने काले बादल पिछले काफी समय से छाए हुए थे और अब इस वक्त बारिश शुरू होनी हो गई है। और अगर देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा था पूर्णिमा जी की अगर हम बात करें तो आने वाले जो 72 घंटे हैं वो नेपाल के लिए काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि जो एक छोटी झील थी जिसका पानी अब इसमें त्रिशूली नदी में पहुंचने वाला है, वो बताया गया था कि 7 से 8 बजे के आसपास वो नदी में पहुंचेगा। तो ऐसे में देखिए जो निचला इलाका पहले से ही तबाह है और अगर उसमें दोबारा उस तरह का उफान आता है तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उस पर भी पानी फिरने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखिए नेपाल की चुनौतियां मुझे तो नहीं लगता कि अभी खत्म होने वाली हैं और निश्चित रूप से देखिए मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल कम से कम 5 साल पीछे जरूर चला गया है। जो इलाके बिल्कुल तबाह हो गए हैं उनको दोबारा बसाना, दोबारा खड़ा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होने वाली नेपाल के लिए। ठीक है पूर्णिमा। राम श्रीवास्तव साहब, जो बात अभी डॉक्टर सुधीर सिंह भी कह रहे थे, जो सवाल मैंने इंदर से भी पूछा कि आखिर किसके लालच की कीमत एक आम व्यक्ति अपनी जान गंवाकर चुकाने के लिए बैठा हुआ है। हम बात करते हैं एडवांस सिस्टम की, हम अर्ली वार्निंग्स की बात करते हैं, हम सैटेलाइट इमेजेस की बात करते हैं। और सर मैं जब चाइना की बात करती हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि चाइना अपने आप को बड़ा एडवांस कंसिडर करता है और शायद है भी। अगर इतना ही एडवांस है, अगर इतने ही सैटेलाइट्स इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं तो क्या चेतावनी नहीं आ सकती थी? क्या लोगों को नहीं बचाया जा सकता था? आना चाहिए थी और उसका कोई कारण नहीं है। उन्होंने जो चेतावनी नहीं दी तो क्यों नहीं दी? क्या इसके पीछे ये उनका मकसद था कि वाटर बम फूलते हैं तो उसका क्या असर होता है और क्या उसका एक्सपेरिमेंट था? ये प्रश्न चिन्ह तो लगता है। लेकिन यहाँ जो त्रासदी है उसके 2 पहलू हैं जो हम अनदेखे कर रहे हैं। पहला पहलू तो ये है कि इस तरह की त्रासदी अक्सर जो हुआ करती थी, जैसे कि नंदा देवी में हुई थी, किस कारण से हुई थी? वो हुई थी क्लाउड वर्स्ट से, यानी बादलों के फटने से हुए थे। अचानक पानी गिरता है और इस तरह से एवलांच होता है और वो बहाव को ले जाता है। लेकिन उसके लिए तो हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं और हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए पूरी तैयारी करके रखता है। हाँ, इसी तरह का एवलांच जो हुआ था और पानी का बहाव फैला था काफी बड़ी मात्रा में, केदारनाथ हम भूल नहीं सकते हैं, वो भी एक बड़ी त्रासदी थी। लेकिन यहाँ का कारण दूसरा है। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब 2000 फीट का पूरा 27 मीटर का वहां से बर्फ नीचे गिरता है 4000 फीट नीचे, तो उसके धमाके से वहां जब धरती हिली थी उसके कारण जो कंपन हुए थे 4.1 रेक्टर के वहां पर अर्थक्वेक डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन यूएसजीएस का जो यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे का जो रिपोर्ट है उसने उसका एपिसेंटर नहीं निकाला था। अर्थक्वेक जब भी आता है जमीन के नीचे तोड़फोड़ के कारण आता है, उसका जो केंद्र होता है वो नहीं निकला था। इसका मतलब ये था ये जो एवलांच हुआ है इसका कोई और दूसरा कारण था। क्या कारण था? उसका कारण सबसे बड़ा जो समझ में आता है वो ये था कि इस पानी को डाइवर्ट करके वो अपने चाइना में ले जा रहे हैं और ये बात बिल्कुल स्थापित है
कि चाइना के सूखे प्रांत में इस तरह की वो टनल्स खोद कर और टनल जब फूटती हैं तो निश्चित रूप से वाइब्रेशन होते हैं। और ये जो एस और पी वेव जो निकल रही थी, प्रेशर वेव उसमें नहीं थी, सरफेस वेव थी, इसका मतलब वहां पर किसी भी तरह से एक मैकेनिकल वाइब्रेशंस हुए और उससे ये एवलांच आया। इसका पूरा दोष मेरे विचार में एक वैज्ञानिक होने के नाते पूरी तरह से चाइना इसके जिम्मेदार है। भविष्य में भी अगर वो इस तरह पहाड़ों का ग्लेशियर्स के पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा तो ये मानकर चलिए मैं प्रूव कर सकता हूं कि इस तरह के एवलांच होंगे। और केवल एवलांच ही नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे 2 मंजिला मकान जो है मलबे में दब गया। इतना मलबा कहां से आया? ग्लेशियर पिघलने से, पानी से आया? नहीं, उसके नीचे जो पर्वत था उस पर्वत का मलबा बहकर आ रहा है। इससे ये पता लगता है कि उस इलाके में रेयर अर्थ एलिमेंट मौजूद हैं। उनको निकालने के लिए भी अब आगे काम कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जो भारत सरकार को करना चाहिए, रेडान की वहां पर इंटेंसिटी कितनी आ रही है। रेडॉन गैस एक ऐसी है जिससे पता लग जाएगा कि इसमें प्राकृतिक बात हुई है या एक जानबूझकर किया गया एक मिस्चीफ कहिएगा या उसको कहिए कि गलती से किया गया होगा। लेकिन इसकी डिटेल जांच होना चाहिए, साइंटिफिक जांच होना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और ये बात भूल जाते हैं सब कि अंग्रेजी में कहा जाता है देयर आर नो फ्री लंचेस। आपको कीमत तो चुकानी होगी और वो कीमत क्या होगी ये तय करने की भी जिम्मेदारी है। जब भी रेस्क्यू की बात आती है तो सबसे पहले हम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी सब पर डिपेंड करते हैं। और इस वक्त नेपाल में भी हम देख रहे हैं जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बट सर ये कहा जा रहा है कि अभी 72 घंटे अगेन दे आर वेरी चैलेंजिंग। मैं बहुत क्लियरली आपसे समझना चाहती हूँ कि अर्ली वार्निंग अगर मिल भी जाए, मान के चलिए कि अर्ली वार्निंग मिली है, तो हमारे पास कितनी विंडो होती है लोगों को सुरक्षित रखने की? और अगर खतरा टला नहीं है तो अभी कितने तैयार वहां का सिस्टम या वहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम लगी है उनके पास है मौजूद लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए? देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, नेपाल हमारे 7 कंट्री और खासतौर से नेपाल जो है ये हमारे सार्क कंट्री का मेंबर है। इसके अलावा जो ये इस एरिया के अंदर एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी जो इस पूरे सेफ्टी, सिक्योरिटी और इस टाइप की चीजों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि इंडिपेंडेंट 3 कंट्रीज है, आप किस किस को कंट्रोल कर सकते हैं, किस किस को ब्रीफ कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऑलरेडी हमारी इंडिया गवर्नमेंट जो है नेपाल को फुल सपोर्ट कर रही है। हमने अपने एनडीआरएफ भेजी हुई है, एक बार नहीं कई बार एनडीआरएफ जाती है जब भी नेपाल में कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन अकेला नेपाल डिसीजन नहीं ले सकता, इसमें चाइना इन्वॉल्व है। तो अब चाइना को साथ लेना पड़ेगा। और इससे ये जो जिस प्रकार से हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वाटर फ्लो को, डैम्स को, इनके नदियों को मोड़ा जा रहा है चाइना में। और ये पहाड़ जो है ना, ये कच्चे पहाड़ है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इनको जो है आप कोई भी इस पे कंस्ट्रक्शन जो है मन माफी के लोग कर लें, वो नॉट पॉसिबल है। तो इसलिए हल्का सा भी अर्थक्वेक आता है या हल्की सी भी इसमें कोई झटक लगती है तो ये जो वाटर के जो स्टैग्नेशन है जगह जगह, जो डैम नहीं है लेकिन काफी पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो क्रैक हो जाता है और नीचे को उसका वाटर फ्लो का नुकसान होता है। तो ये इस केस में हो रहा है।